नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपका डाउट है, आप वीडियो में कमेंट करिए या टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था और उस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर उसी पे बेस्ड होगा। तो पिछले सेशन में अपना रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक छूट गया था। आज के सेशन में हम इसको कवर करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कवर करेंगे। अगर आप शांति से 35 से 40 मिनट देखिए, आपका सारा डाउट इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो, आज का टॉपिक है अपना पहला, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम करने वाले क्या हैं। इसके लिए अगर आपने अभी तक टार्क का वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके वो देख लीजिए। सेपरेट वीडियो में मैंने बनाया है। एंगुलर मोमेंटम का भी एक सेपरेट वीडियो है, उसको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वो सब मिल जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं रोटेशनल मोशन में। मान लेते हैं कोई हमारी एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी है, एक किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी जो है इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। किस स्पीड से? ओमेगा स्पीड से। ठीक। अभी हम क्या मान लेते हैं, यहां से इसका एक पॉइंट कोई भी, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे P। अब जो हमारा, देखो यहाँ मैं क्या, लीनियर मोमेंटम भी आएगा तो P न लेके A ले लेता हूँ। तो चलो, अब देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितना ले लें? इस पॉइंट की दूरी यहाँ से ले लेते हैं, मान लेते हैं R है। और जो ये हमारा पॉइंट मास है, इसका मास कितना है? M। और इसी डायरेक्शन में ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, वेलोसिटी का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक। अब आपको पता होगा कि लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में आता है। जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होती है, तो आपका जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? जो हमने अभी तक किया, हमने एक रिजिड बॉडी माना, ये माना कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। इस पे हम एक आर दूरी पे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक पॉइंट मास ए माना है, जिसका मास एम है। एक्सिस से दूरी आर है और वेलोसिटी भी है। और वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में अपना लीनियर मोमेंटम आता है। तो चलो डेरिवेशन रिलेशन डिराइव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ, एंगुलर मोमेंटम एल, जो हम एल वेक्टर लिखते थे, क्या आता था? आपका आता था आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर आता था कि नहीं? ये आपका एक्सिस से डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता था। अब इसी को हम बेस मान के सारा रिलेशन डेवलप करेंगे। अब देखो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ मूव कर रहा है। अगर t इक्वल टू T1 पे मानो ये यहाँ था, जैसे ही टाइम बीतेगा इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा कि नहीं? किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के। मतलब आपका वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वो भी टाइम पे डिपेंड करती है। और ये रेडियस कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंचेगा तो आर भी चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज होगा। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर क्या आएगा? डी एल वेक्टर। देखो, अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल का मेरा लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाके वहां पे देख लीजिए, नहीं तो आपको पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अगर आपको कैलकुलस नहीं आएगा तो आप ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और 15 लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक मैथमेटिक्स कवर किया है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, दो क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में है, उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? आप जाके डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखिएगा। वहां पे एक बार हम फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद
सेकेंड को कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए वही करते हैं, डी एल वेक्टर बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करता हूँ पी वेक्टर को कांस्टेंट रख के। तो चलो किसमें चेंज हो रहा है, डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इंटू हमारा क्या आ जाएगा, पी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, प्लस देखो ये आपका अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है उसको हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला और कुछ नहीं लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ फर्स्ट है हमारा आर वेक्टर इनटू, देखो क्रॉस है तो लगा देते हैं क्रॉस, अब किसका है, डी पी वेक्टर बाई डी टी। अब ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा ये क्वांटिटी जो हमारी है डी आर वेक्टर बाई डी टी, अगर दूरी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो क्या आता है वहां पे, इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में याद होगा, जहां हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिखाया था, वहां पे अगर लीनियर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो क्या आता था, फोर्स आता था। यहाँ मैं सेपरेट लिख देता हूं, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, आर क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होता है कि नहीं, वी वेक्टर। और आपका डी पी वेक्टर चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके बराबर होता था, फोर्स के बराबर। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे जेई में और नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो इनकी वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूं और यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलो पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, डी आर वेक्टर बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर, तो ये आ जाएगा इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस क्या आएगा आगे, पी वेक्टर है ना, तो क्रॉस पी वेक्टर। देखो और दूसरा टर्म क्या आएगा, यहाँ पे दूसरा टर्म हमारा डी पी वेक्टर बाई डी टी है, किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर भी है और जो हमारा लीनियर मोमेंटम p है, उनकी डायरेक्शन सेम है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और आपको याद होगा जब मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर का लेक्चर सिखा रहा था, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, मानो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आता था, ए अपना जीरो आता था। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए भी साइन थीटा होता है, साइन जीरो की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, जीरो हो जाता था। उसी को यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे कि ये कहां से आ गया, वी वेक्टर एंड और आपका क्या है, ये हमारा पी वेक्टर, वी वेक्टर एंड पी वेक्टर आर पैरेलल। तो हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा पूरा टर्म। और जब पूरा टर्म में जीरो हो गया तो हम क्या लिखेंगे, डी एल वेक्टर इक्वेशन टू डी एल वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब आप बताओ टार्क इक्वल टू क्या होता था, जो मैंने आपको सिखाया था, टार्क का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था कि नहीं। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू टाउ वेक्टर। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। इसको टार को हम टाउ से लिख रहे थे, डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। तो आपका टार्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन आया एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपका नीट और जेई में कई बार पूछा गया है। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी इक्वेशन दी हो, आपसे टार्क पूछे, सिंपल से उसका डिफरेंशिएशन कर देना और किस टाइम पे पूछ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर देना, आपका टार्क निकल आएगा। तो ये है इसके बारे में रिलेशन। ये सिमिलरिटी किसकी तरह है, जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था वो क्या होता था, फोर्स एफ इक्वल टू क्या आता था, फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी। ये मैंने आपको कहाँ सिखाया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, एक बार जाके वहां पे देख लीजिएगा, एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है।
अगर आपको ये पता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपका टार्क है ये कैसे देता है, इफ रिलेशन तो आ गया, इफ टाउ टार्क इज गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में लिख देते हैं जे कैप प्लस टाउ जे के कैप। तो इनका आप क्या करोगे, अलग अलग डायरेक्शन में टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे। तो इसका क्या करेंगे, अगर हमसे टाउ एक्स निकालना है, टाउ एक्स निकालना है, इसमें जो एक्स का रहेगा, अगर हमारा एल वेक्टर दिया हुआ है सपोज, इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूं इसी तरह, एल वेक्टर हमारा क्या दिया है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप दिया है, और हमसे टार्क पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालोगे टार्क, टाउ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एल वेक्टर जो है उसका एक्स डायरेक्शन में क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो टाउ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एल वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, डी एल वेक्टर बाई डी टी, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह टाउ वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में करेंगे, वाई डायरेक्शन में, डी एल बाई डी टी किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई। इसी तरह अगर जेड कोऑर्डिनेट का करना हो, डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ एक्स वाई को कांस्टेंट रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड के। समझ में आया कि नहीं, ये मैं क्या लिखा हूं कि अगर आपका टार्क या एल वेक्टर कुछ भी दिया हो, इन दोनों में से कुछ भी दिया हो और आपसे पूछे, अगर कभी टार्क देके एंगुलर मोमेंटम पूछे या एंगुलर मोमेंटम देके टार्क पूछे, तो आप इन दोनों को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसी पे टोटली डिपेंड है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, इसका आप दैनिक जीवन में बहुत ही एग्जाम्पल देखोगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। इसका पहले डिफिनीशन रीड करते हैं। डिफिनीशन कह क्या रहा है, when the total external torque acting on a rigid body is zero, the total angular momentum of the body is conserved। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी रिजिड बॉडी पर, मान लेते हैं कोई एक रिजिड बॉडी है, इस पे हमारा टाउ एक्सटर्नल क्या आ रहा है, जो हमारा टार्क है वो हमारा जीरो आ रहा है, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यही ये बोल रहा है। तो चलो अभी हमने रिलेशन निकाला, टार्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन आया है, उसी को हम यूज करके यहाँ पे करेंगे। तो हमारा टार्क इक्वल टू क्या आया है, टार्क इक्वल टू आया है डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। अब ये हमारा टार्क क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो अगर ये डिफरेंशिएशन है, मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहाँ अगर कांस्टेंट है, जस्ट इसका अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। मैंने मैथमेटिकल टूल में एकदम डिटेल में समझाया था, जब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लेंगे इधर और इधर, तो हमारा जो एल वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, जो हमारा एल है वो आ जाएगा कांस्टेंट। तो इससे देखो मैथमेटिकल भी प्रूफ हो गया, जो यहाँ मैंने डिफिनेशन लिखा था कि अगर कोई भी एक्सटर्नल टार्क नहीं एक्ट कर रहा है तो उस रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर इसका मानो फाइनल इनिशियल मोमेंटम एल आई है, कुछ टाइम बाद इसका मोमेंटम फाइनल एल एफ हो जाता है, और इस पे कोई भी एक्सटर्नल टार्क नहीं एक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल, ये लिख सकते हैं कि नहीं। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे। तो चलो अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं, ये आखिर होता क्या है। अब आप बताइए एल इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एल,
एल इक्वल टू हमारा होता है आई ओमेगा। आई क्या है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या हो रहा है? कांस्टेंट। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? देखो बहुत ध्यान से समझना, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आई ओमेगा एक दूसरे के कैसे हैं? आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ओमेगा। समझ में आया कि नहीं? इस पे बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देखो, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करोगे, एंगुलर मोमेंटम आपका घटेगा, और एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे व्हेन टाउ एक्सटर्नल, यहाँ लिख देता हूं, व्हेन टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर स्पीड, सॉरी ओमेगा आपकी एंगुलर स्पीड है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर स्पीड, अगर वेक्टर के फॉर्म में रहे तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं? यहां से आप देख सकते हो दोनों में क्या है? इनवर्सली रिलेशंस है। समझ में आया कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। अभी आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दैनिक जीवन में कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे अप्लाई होता है। आप ध्यान से इन दोनों इमेज को देखो। ये एक गर्ल है जो आपका आइस स्केटिंग कर रही है। आइस स्केटिंग पता है ना? अब देखो, जब वो आइस स्केटिंग कर रही है, अपने हाथ को फैलाई है। जब हाथ को फैलाए तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसी के अराउंड घूम रही है। तो इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हुआ कि नहीं? अगर आपका रेडियस इंक्रीज हुआ तो आपका v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यही होता है ना? v इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर रेडियस इंक्रीज हुआ तो ओमेगा आपका क्या होगा? v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ देखो ओमेगा और आर एक दूसरे के कैसे हैं? ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। तो अगर आपका रेडियस बढ़ेगा, एंगुलर स्पीड घटेगी। तो यहां से देखो इसका रेडियस, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। यहां से रेडियस आर ए ज्यादा है कंपेयर टू इस इमेज में। आपने देखा होगा आइस स्केटिंग कभी करते हो, अगर हाथ फैलाए हो तो आपकी स्पीड बहुत कम रहती है, और जैसे ही स्पीड बढ़ाना रहता है तो हाथ एकदम मोड़ के क्या कर देते हो, जैसा इस सेकेंड इमेज में है, तो आपका रेडियस घट जाता है, जिससे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है और आपका ओमेगा स्पीड इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यही होता है ना? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर आर मोमेंट वो स्क्वायर में बन रहा है और वो आपका आर में कम हो रहा है तो डायरेक्टली वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस ज्यादा है तो आपका आई ज्यादा है और ओमेगा कम है। जब उसने हाथ को फोल्ड कर लिया तो यहाँ पे देखो जो एंगुलर स्पीड है, अभी एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो गई है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एल है वो क्या है? कांस्टेंट। आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, अगर पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, दैनिक जीवन में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अब इसी तरह एक सेकेंड एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पे देखो एक बंदा है एक जिम में, जो आप लोगों ने अगर जिम गया होगा तो देखा होगा, एक जब ये हम मारते हैं शोल्डर या जो भी इक्विपमेंट उठाया है, एक रोटेशन पे बैठा हुआ है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ओमेगा से घूम रहा है। तो यहाँ पे देखो रेडियस ज्यादा है। अगर रेडियस ज्यादा है तो आई आपका क्या होगा? आई आपका ज्यादा होगा और ओमेगा क्या होगा? वो आपका कम होगा। आई इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? यही होता है ना, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जब वो हाथ को देखो फोल्ड कर दिया तो आपका क्या होगा? आपका जो आई है वो घट जाएगा और स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। आप सभी ने अगर नहीं रियलाइज किया है तो कभी मौका मिले इसको महसूस करिएगा, आपको समझ में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कितना बड़ा यूज है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए,
फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्या डेटा दिया है उसको ऑब्जर्व करिए और क्या पूछ रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए। ये अभी से हैबिट में लाइए, क्योंकि अभी से नहीं लाओगे एग्जाम में भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक प्रोसेस अभी से डेवलप कीजिए ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे एल्गोरिदम आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। तो देखो ये कह क्या रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, एल से। एल इक्वल टू 31.4 जूल सेकेंड। ये हमको एंगुलर मोमेंटम दिया है एंड इट्स रेट ऑफ रिवोल्यूशन। रेट ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या, एक तरह से है नंबर एन है, नंबर ऑफ साइकिल्स, 10 साइकिल्स पर सेकेंड। यूनिट ध्यान रखना 10 आरपीएस मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड एक तरीके से, क्योंकि एक सेकेंड में 10 बार वो घूम रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आरपीएस, 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कुछ डाउट हो तो बताना। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। तो चलो यहाँ मैं डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। कोई एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जिसका एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू 31.4 जूल सेकेंड दिया है। एक सेकेंड में 10 चक्कर लगा रही है। आपसे पूछ रहा है इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अब आप कैसे निकालोगे, सीधा सा फार्मूला है। अभी हमने देखा एल इक्वल टू क्या है, एल इक्वल टू आई ओमेगा। अब अपने को आई पूछ रहा है, एल दिया हुआ है, अगर किसी तरह ओमेगा मिल जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, एकदम आराम से। देखो मैं एकदम बेसिक से सारा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेशेंस रख के एक एक चीज देखिए। इसके बाद आप कितना भी लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, अगर आपका बेसिक क्लियर है आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। तो अब हमको ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा इक्वल टू, देखो हमें एक डेटा दिया हुआ है एन, एन इक्वल टू 10 आरपीएस। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर स्पीड 2 पाई एन, यही होता है कि नहीं। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई एन की वैल्यू दिया है 10। जब इसको हम डालेंगे ये कितना निकल के आएगा, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड हमारी आ गई। जैसे ही एंगुलर स्पीड आई, हमसे क्या पूछ रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई ओमेगा। सारी वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट करते हैं। आई इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 31.4 और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू कितनी 3.14 पुट करते हैं। 3.14 इंटू कितना आया है अपना 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, बट आप सॉल्व करके वेरीफाई करिएगा। आई इक्वल टू 0.4 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आंसर। देखो कितना इजीली हमने निकाल दिया, और आप यकीन नहीं करोगे सेम कॉन्सेप्ट पे जेई और नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, बट स्टूडेंट लोग समझ नहीं पाते और कर नहीं पाते। इसलिए अच्छे से एक एक चीज को समझिए। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा, कितना भी एडवांस क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आसानी से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले आप रीड करिए और समझिए कि दिया क्या है, और इसको खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। जाइए फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देखिए, रिवाइज करिए, आइए फिर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सब अभी से प्रैक्टिस करोगे, नहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा फिर आपको ये लगेगा कि काश प्रैक्टिस कर देता तो इस बार सिलेक्शन हो जाता। इसलिए अभी से प्रैक्टिस की आदत डालिए। चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टार ऑफ मास ट्वाइस द सोलर मास एंड रेडियस 10 की पावर 6 किलोमीटर rotates about its axis with an angular speed of 10 की पावर -6 रेडियन पर सेकेंड। जितना हमने अभी रीड किया उसको समझते हैं। ये हमें क्या कह रहा है कि कोई एक स्टार है, ठीक, जिसका मास
2 सोलर मास के बराबर है। कंफ्यूज मत होना, बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होंगे। इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर क्या है? जो हमारा R1 है ये दिया है 10 के पावर 6 किलोमीटर। R1 इक्वल टू 10 के पावर 6 किलोमीटर। और क्या दिया है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को हम किससे लिखते हैं? ओमेगा से। ओमेगा 1 इक्वल टू 10 के पावर -6 रेडियन पर सेकेंड। यहां तक हमने रीड किया, जो ऑब्जर्वेशन मिला उसको लिख लिया। अब आगे रीड करते हैं। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार व्हेन इट कोलैप्सेस ड्यू टू इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स? आपको पता है कि सोलर सिस्टम में क्या है कि सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जो एक परिक्रमा करते रहते हैं। अगर वो कम या ज्यादा हुआ तो अपने जो उनका पाथ है उससे वो मूव कर जाते हैं और एक दूसरे से कोलैप्स होते हैं। ठीक है, तो इनवर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यही मास जो है सोलर, यही कोलैप्स हो रहा है। मत समझना कि कितने लोग क्या करेंगे ना, 2m यहाँ डाल के गलती कर देते हैं। तो चलो, अब जब कोलैप्स हो रहा है, अभी कोलैप्स हो गया, अब जब कोलैप्स हुआ तो इसका रेडियस कितना हो गया है? अब जो इसका रेडियस है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन डाल देते हैं, यहाँ भी डाल देते हैं, तो इसका जो अब रेडियस हुआ है वो हो गया है 10 के पावर 4 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ R2 इक्वल, देखो यार एकदम बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए। 2-4 ही क्वेश्चन करिए, क्वालिटी क्वेश्चन करिए, इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इस समय इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, किस एंगुलर स्पीड से मूव करेगा जब इसका रेडियस 10 के पावर 4 किलोमीटर हो जाता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये सेम है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हमारा क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये सब हमारा क्या है? सोलर मास। उसको हम एक सर्कल, जो हमारा एक गोला, जैसे पृथ्वी क्या है उसको हम एक स्फीयर मानते हैं कि नहीं, सॉलिड स्फीयर, वही मानते हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यूरिंग कोलैप्स। क्या कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग कोलैप्स? जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। तो जो हमारा इनिशियल है वही हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा फाइनल। ठीक। और एज इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। तो चलो इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो, जो हमारा मास है वो क्या है? स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर, क्योंकि खोखला नहीं उसके अंदर भरा हुआ है। तो अगर ये रेडियस आर है और मास एम है, सॉलिड स्पेयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? 2/5। मैंने आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसको याद करिएगा, वो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा एग्जाम में। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। एल आई मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I1 की वैल्यू हम क्या करेंगे? 2/5 एम। अब देखो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, गलती क्या होगी उसको समझिए। यहाँ पे क्या करेंगे ना, स्टार ऑफ मास ट्वाइस द सोलर मास। उन्हें लगेगा कि स्टार मास अलग है और सोलर मास अलग है। ये एग्जाम में केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो जो मास है वही मास कोलैप्स हो रहा है, कोई दूसरा नहीं आ रहा है। देखो यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार की बात कर रहा है, स्टार व्हेन इट कोलैप्स। तो यहाँ पे गलती मत करना सोलर मास। इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग यहाँ जब m की वैल्यू डालेंगे 2m कर देते हैं I2 में, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जिससे उनकी गलती होने की चांस बहुत ही ज्यादा होती है। तो m मास तो सेम ही है, m R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू I2, सेम मास है 2/5 m R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। अब 2/5 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। तो अब सारी वैल्यू हमको दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए। R1 पता है, R2 पता है, ओमेगा 1 पता है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, हमें एंगुलर मोमेंटम आसानी से मिल जाएगा। देखो यहाँ वही गलती होगी मास का, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में केयरफुली रीड करना कि क्या बात कर रहा है। ये सब चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दी जाती हैं।
10 के पावर 4 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 के पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू 10 के पावर -6। जब इसको आप सॉल्व करोगे ओमेगा 2 की वैल्यू निकल के आएगी 10 के पावर -2। जब उसको, क्योंकि ये 12 हो जाएंगे 8 हो जाएगा, और 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, और 4 6 गया तो 10 के पावर -2। 10 के पावर -2 को 0.01 रेडियन पर सेकेंड। तो जब हमारा रेडियस 10 के पावर 4 मीटर हो जाएगा उस समय एंगुलर स्पीड क्या होगी? 0.01 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यार, एक एक कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम आप दोगे उसमें 1-2 साल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर उठा के नीट और जेई का देखना, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए अच्छे से समझिए। तो चलिए पहले रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये कह क्या रहा है, What will the duration of the day if Earth suddenly shrinks to 1/64 of its original volume, mass remaining the same? देखो ये कह रहा है जो आपका अर्थ है अगर उसका मास सेम रहे और जो उसका वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/64 श्रिंक हो जाए तो दिन हमारा कितने घंटे का होगा, उसी को पूछ रहा है। क्योंकि देखो आपको पता है दिन रात जो होते रहते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमते रहता है पाथ पे, इसलिए मौसम और वो सब बदलते रहते हैं। तो अगर वो श्रिंक हो जाएगा वॉल्यूम तो आपका दिन में क्या चेंज आएगा, कितने घंटे का एक दिन होगा, उसी को हमसे पूछ रहा है। तो चलो अब इसको हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। अब अर्थ आपका क्या कर रहा है, कंटिन्यू घूम रहा है, आपको पता है सन के अराउंड। तो चलो पहले अर्थ को यहाँ बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है। अर्थ क्या है? एक तरह से सॉलिड स्फीयर, वैसे तो नारंगी की तरह है बट हम अपने कैलकुलेशन के लिए सॉलिड स्फीयर मानते हैं। इसका रेडियस r है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कंटिन्यू। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम कितना है v, कुछ टाइम बाद वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम हमारा श्रिंक हो जा रहा है जो अर्थ का है। ठीक, अभी भी रेडियस r रह रहे हैं और दोनों कंडीशन में मास m है, इस कंडीशन में भी मास m है। लेकिन अब वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, जो हमारा v डेक्स है ओरिजिनल का v/64 हो जा रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इस कंडीशन में दिन कितने घंटे का होगा, उसी को आपको निकालना है। तो चलो इसको निकालते हैं। अब देखो ये अगर सॉलिड स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। और जब आपका अर्थ श्रिंक हो जा रहा है उस वॉल्यूम को हमने क्या माना है, v डेक्स। तो v डेक्स इक्वल टू क्या है, v डेक्स इक्वल टू v/64। यहाँ से हम पहले रेडियस में रिलेशन निकालेंगे फिर टाइम में जाएंगे, अच्छे से समझिए इसको। तो चलो v की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, v डेक्स इक्वल टू क्या आएगा, v की वैल्यू यहाँ पुट करिए। जब पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4। v डेक्स का भी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मास सेम है तो मतलब जब श्रिंक हुआ है तो श्रिंक होगा तो रेडियस में भी चेंजेस आएंगे। तो v डेक्स इक्वल टू 4/3 पाई r डेक्स क्यूब, यही आएगा ना, इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, v की वैल्यू डिवाइडेड बाई 64। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r डेक्स क्यूब इक्वल टू r क्यूब डिवाइडेड बाई 64 है। r क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम r डेक्स की निकालेंगे, तो ये होल क्यूब हटेगा, ये 4 का क्यूब है तो निकल के आएगा r डेक्स इक्वल टू r/4। अब जैसे ही हमको नया रेडियस पता चला, जब ओलूम ओरिजिनल ओलूम का 64 v/64 हो जा रहा है, उस केस में रेडियस क्या हो रहा है, r/4 हो जा रहा है। हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टार्क नहीं एक्ट कर रहा है। अगर एक्सटर्नल टार्क नहीं एक्ट कर रहा है तो हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें आई ओमेगा चाहिए, ओमेगा से हम 2π/t करके टाइम पीरियड पे जाएंगे। मान लेते हैं इस समय हमारा टाइम कितना है,
इस समय हमारा टाइम पीरियड टी है, और जब वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है तो टाइम पीरियड टी डैक्स हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब जब कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? इफ टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा? क्योंकि आइसोलेटेड में है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? एल क्या होगा? एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एल इक्वल टू पता है आपका, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। अब चलो इनिशियल और फाइनल दोनों का रखते हैं। इस केस में मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन आई डेक्स ओमेगा डेक्स होगा, और यहाँ आई ओमेगा है। समझ में आया? फाइनल हमारा क्या है? आई डेक्स ओमेगा डेक्स। बोलो तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ ओमेगा डेक्स है, यहाँ ओमेगा से जा रहा है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डेक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल। एल फाइनल का क्या है? आई डेक्स ओमेगा डेक्स। वो आपके ऊपर है, 1 2 जो चाहो लिखो, आई ओमेगा। ठीक। अब हमसे क्या पूछा है? टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ये मैंने जब आपको सर्कुलर मोशन सिखा रहा था उसमें भी बताया था, और उसके बाद आपका जब ये रोटेशनल मोशन चालू किया था पहले लेक्चर में जाना, सारे बेसिक फार्मूला आपको लिखाया हुआ हूँ। तो ओमेगा इक्वल टू जो एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई बाई टी। टी हमारा क्या है? टी है हमारा टाइम पीरियड। यहाँ टेंशन मत समझ लेना, बहुत लोग क्या होगा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझ के यहाँ टेंशन समझेंगे। यहाँ टी आपका टाइम पीरियड है, ओमेगा क्या है? आपका एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक। चलो अब अगर ये हमारा सॉलिड स्फीयर है अर्थ, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अगर कोई एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर आई इक्वल टू क्या होगा? 2/5 mr²। तो चलो इसी की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों केस में रेडियस चेंज हो रहा है, यहाँ r था, यहाँ r डेक्स हो गया। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या निकल के आएगा? और देखो मास यहाँ सेम रह रहा है, m इक्वल टू कॉन्स्टेंट दोनों केस में, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो चलो लिखते हैं 2/5 m r डेक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा डेक्स इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। 2/5 m से 2/5 m कैंसिल हो गया, यहाँ से r डेक्स स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? ओमेगा डेक्स, ओमेगा डेक्स को हम 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? टी डेक्स इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई टी। कोई भी डाउट हो तो बोलना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब देखो सारा डेटा हमको पता है, हमको क्या चाहिए? आर और आर डेक्स में। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, आर और आर डेक्स में पता है रिलेशंस, और नया टाइम पीरियड चाहिए। ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना होता है अभी? अगर नॉर्मल है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, वही होते हैं ना। तो हमसे टी डेक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो टी डेक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। टी डेक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर डेक्स बाई आर का होल स्क्वायर इंटू टी। ये हमारा रिलेशंस बना। ठीक। आपको मैंने पूरा डेरिवेशन करके भी दिखा दिया। ये सब रटना मत, अगर आपको बेसिक क्लियर रहेगा ना, 30 सेकेंड के अंदर सारा चीज डिराइव कर दोगे। तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आर डेक्स की वैल्यू कितना निकाले हैं? r/4। तो चलो उसका वैल्यू पुट करते हैं। टी डेक्स इक्वल टू r/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर इनटू टाइम पीरियड। और एक दिन में, वन डे में कितने घंटे होते हैं? टाइम पीरियड कितना है? पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस का अबाउट घूम जाती है कि नहीं? 24 आवर्स। हमें आवर्स में चाहिए ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। जब टी डेक्स इक्वल टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 1/16। और हमारा एक दिन में कितने घंटे हो रहे हैं? एक दिन में हमारा 24 आवर हो रहा है। यूनिट आवर में रखते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, टी डेक्स इक्वल टू 8 से कैंसिल होगा, 3/2 आवर्स। जब इसको और सॉल्व करेंगे, ए निकल के आएगा 1.5 आवर्स। तो अभी जब हमारा वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का v/64 हो जाएगा, उस केस में नया टाइम पीरियड कितना होगा? मतलब दिन कितने घंटे का होगा? 24 घंटे की बजाय 1.5 आवर का दिन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में, आपके नीट हो या जेई हो,
भर भर के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सको। अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे, और आप देखोगे कि केवल उसमें क्या चेंज होगा, डेटा चेंज होगा और पूछने का तरीका बदलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। अगर कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं एक्ट कर रहा है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लगाना है। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ओमेगा मल्टीप्लाई करके, तीन चार ही वेरिएबल हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना इंक्रीज होगा। इसलिए जो लोग अभी नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अभी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कितना भी थ्योरी आप रीड कर दो आपका कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। और आपको पता है कि एग्जाम में 95% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5% ही थ्योरी पूछी जाती है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे या कमेंट नहीं करोगे हमको पता नहीं चलेगा कि जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए कोई भी क्वेरी हो आप या तो वीडियो के कमेंट में डालिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ पे भी पोस्ट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। और टेलीग्राम से आप ये नोट्स जो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी आप डाउनलोड करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।